Hello and a very good evening to all my dear students. बच्चों, आज मैं आपको प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र के रोजगार एवं उत्पादन के सिद्धांत को आगे बढ़ाऊंगी। आज हम इसमें वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी अर्थात मजदूरी एवं कीमत में जो चेंजेस हैं, जो परिवर्तन आते हैं, उनके फलस्वरूप किस तरीके से श्रम बाजार का संतुलन स्थापित होता है उसके बारे में पढ़ाऊंगी। और जब हम श्रम बाजार के संतुलन को समझ लेंगे तो उसके बाद हम क्लासिकल मॉडल को पूर्ण रूप से समझने के लिए सक्षम हो जाएंगे। और इसके बाद हमें कीमत स्तर को समझना होगा, कीमत स्तर के संतुलन को। और उसके लिए हमें समग्र मांग, किसकी समग्र मांग? मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति, मुद्रा की समग्र मांग एवं मुद्रा की समग्र पूर्ति को समझकर इस मॉडल को कंप्लीट करना होगा। तो हम देखते हैं कि कैसे वेज और प्राइस में फ्लेक्सिबिलिटी से ये मॉडल में लेबर मार्केट का इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बिलीव्ड इन फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। In case of unemployment, a general wage cut in money wage to the full employment situation. देखो, जब भी कभी बेरोजगारी या अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन सामने आती थी तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार जनरल कट, अगर आप कमी कर देते हैं किसमें? मौद्रिक मजदूरी में, मनी वेजेस में, तो उसके अकॉर्डिंग चेंजेस आते थे वास्तविक मजदूरी पर भी, और भी तरह के परिवर्तन होते थे और ये ऑटोमेटिकली रीएडजस्टमेंट के थ्रू पूर्ण रोजगार का बिंदु स्थापित किया जा सकता था। अब देखिए कैसे डिमांड ऑफ लेबर, मान लीजिए कम हो सप्लाई ऑफ लेबर से, जब श्रम की पूर्ति से कम हो तब क्या होगा? डिमांड फॉल इन डिमांड ऑफ लेबर। तो ऑब्वियस सी बात है, जब श्रम की मांग कम है श्रम की पूर्ति से तो मांग वक्र गिरेगा। फॉल इन वेज रेट, तो जैसे ही डिमांड वक्र गिरा, कम हुआ, तो मजदूरी की दर में कमी आई। डायग्राम में हम देखेंगे अभी, जैसे ही मजदूरी की दर में कमी आई, धीरे धीरे राइज इन डिमांड, क्योंकि इनमें नेगेटिव रिलेशनशिप है, श्रम के लिए मांग बढ़ जाएगी और अनएम्प्लॉयमेंट रिमूव हो जाएगा, वापस से पूर्ण रोजगार की अवस्था स्थापित हो जाएगी। क्यों हुई? क्योंकि मजदूरी की दर में और हमारे लेबर की मांग में विपरीत संबंध होता है। अब हम देखते हैं लेबर मार्केट का इक्विलिब्रियम या संतुलन, श्रम बाजार का संतुलन। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर इज फंक्शन ऑफ वेज रेट, वेरी इंपॉर्टेंट। श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति फलन है मजदूरी की दर के। डिमांड फॉर लेबर इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ वेज रेट। श्रम की मांग जो है वो मजदूरी के दर का घटता हुआ फलन है या विपरीत रूप से संबंधित है। सप्लाई ऑफ लेबर इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ वेज रेट, और श्रम की पूर्ति जो है वो बढ़ता हुआ फलन है मजदूरी दर का या पॉजिटिवली या धनात्मक से रूप से संबंधित है। अब देखेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर जब पूर्ण रोजगार का बिंदु होता है तो श्रम की मांग और पूर्ति वक्र किस तरीके से एक दूसरे के साथ कार्य करते हैं। Full employment refers to that situation in which at a given level of real wage demand of labor is equal to the available supply of labor. अब देखिए, पूर्ण रोजगार उस बिंदु को कहा गया है जिस बिंदु पर दी हुई मजदूरी की दर पर श्रम का मांग या श्रम के लिए जो मांग है वो श्रम की पूर्ति के बराबर हो। All those people get employment who are willing to work at prevailing wage rate. उन सभी लोगों को रोजगार प्राप्त होगा जो प्रचलित या प्रचलन में पाई गई मजदूरी की दर पर रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं। तो डिमांड ऑफ लेबर विल बी इक्वल टू सप्लाई ऑफ लेबर। अब हम देखते हैं इसका एक डायग्राम। देखिए, इसमें दो डायग्राम है। ऊपर वाले डायग्राम में हमने श्रम का मांग वक्र और श्रम का पूर्ति वक्र ड्रॉ किया है, और नीचे रोजगार का लेवल है, और यहाँ पर जो वाई अक्षांश है वो वास्तविक मजदूरी की दर को प्रदर्शित कर रहा है। जहाँ पर श्रम का मांग वक्र श्रम के पूर्ति वक्र को कट करता है या इंटरसेक्ट करता है, जहाँ पे काटता है,
उसी बिंदु से हम नीचे जाएंगे रोजगार के स्तर को प्राप्त करने के लिए। और यहाँ पर हमने क्या लिया है, नीचे वाले डायग्राम में एक्स अक्षांश पर आपका रोजगार का स्तर है, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और वाई अक्षांश पर आपका उत्पत्ति का स्तर है, द लेवल ऑफ आउटपुट। तो NON0 आपका वो स्तर है रोजगार का या श्रम और पूर्ति का, किसका, श्रम के लिए मांग और पूर्ति का, ठीक है, जो किस वेज रेट पे कार्य करने के लिए मान गए हैं, वो OW/P0 पर, और वहाँ पर उत्पत्ति का क्या स्तर है, OY0, ठीक है। तो ये हो गया आपका समग्र उत्पादन फलन, और ऊपर हो गया श्रम की पूर्ति वक्र और श्रम का मांग वक्र। अब देखते हैं एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट का, जो मैंने अभी आपको पहले ही पिछले वीडियो में एक समग्र उत्पादन फलन का डायग्राम बताया था, उसी को यहाँ पर हम फिर से देखते हैं टोटल प्रोडक्टिविटी के रूप में। अब देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, उत्पादन के साधन होते हैं। P इज इक्वल्स टू, यहाँ पर जो हम ड्रॉ करेंगे फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन जो है बच्चों, वो किस चीज़ का फंक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों का वो फलन है, इनके वजह से प्रोडक्शन प्राप्त किया जाता है। इन शॉर्ट रन सप्लाई ऑफ लेबर इंक्रीजेज, देयरफॉर प्रोडक्शन विल इंक्रीज, ठीक है। अल्पकाल में लेबर की जो पूर्ति है, जो श्रम की मात्रा है, उसे बढ़ाने से उत्पादन की मात्रा में बढ़ोतरी की जा सकती है। और इसमें लेकिन क्या, कौन सा नियम लागू होगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स का तात्पर्य क्या हुआ कि शुरुआत में जब श्रम की अधिक इकाइयाँ लगाई जाएंगी तो जो कुल उत्पादकता है वो बढ़ते हुए दर से प्राप्त होगी। इसलिए आप देखिए यहाँ पे 3 फेज बनाए हैं मैंने डायग्राम के, और ये आपको हमने फर्स्ट ईयर में माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक्सप्लेन किया है, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस इन द शॉर्ट रन। तो ये वही है परिवर्तनशील अनुपातों की नियम वाला पूरा डायग्राम। टोटल प्रोडक्टिविटी किसका, कुल उत्पादकता हम किसकी देख रहे हैं, श्रम की, और इसी से हम MP भी निकाल सकते हैं, क्योंकि जो स्लोप होता है TP का, कुल उत्पादकता का जो ढाल होता है, वही सीमांत उत्पादकता होती है। यहाँ हम कह सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल प्रोडक्टिविटी इज योर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। कुल उत्पादकता की जो दर है, परिवर्तन की जो दर है, वही सीमांत उत्पादकता होती है। तो शुरुआत में ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगी, बढ़ती हुई दर से बढ़ेगी, ठीक है। फिर सेकेंड फेज में आते ही ये बढ़ेगी लेकिन घटती हुई दर से, जिसे हम कहते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स, घटते हुए प्रतिफल। फिर ये घटने लग जाएगी, मैक्सिमम लेवल पर आएगा आपका TP, ठीक है, जहाँ पर MP आपका 0 होगा, और उसके बाद ये धीरे धीरे घटने लगेगा। आउटपुट इंक्रीजेज लेस प्रोपोर्शनेटली विद एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये हुआ आपका समग्र उत्पादन फलन का एक्सप्लेनेशन। फिर देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। अब अभी जो आपको डायग्राम बताया था पहले, जहाँ श्रम बाजार श्रम पूर्ति को एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे, वही डायग्राम यहाँ पर है। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर। डिमांड इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन वेज रेट एंड वाइस वर्सा। सप्लाई इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन वेज रेट एंड वाइस वर्सा। अब देखिए डिमांड नेगेटिव फलन है मजदूरी की दर का, और सप्लाई पॉजिटिव फलन है। डिटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अभी वाला डायग्राम, ऊपर यहाँ पर उत्पादन फलन ले लिया है, और नीचे लेबर डिमांड एंड लेबर सप्लाई, श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति। अब हम देखेंगे कंप्लीट क्लासिकल मॉडल को। अब बात आएगी मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की भूमिका की यहाँ पर, क्योंकि हमने श्रम बाजार का संतुलन कर लिया, समग्र उत्पादन फलन को समझ लिया। अब हमें देखना होगा कि मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति कैसे प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के इस पूरे मॉडल को प्रभावित करती है। इसके अनुसार मुद्रा केवल कीमत स्तर को प्रभावित करती है। जो मुद्रा का परिमाण सिद्धांत था वो मुद्रा के कीमत स्तर को प्रभावित करता था। इसमें मुद्रा के विनिमय के माध्यम पर ही ध्यान दिया गया है। लोग मुद्रा प्राप्त करते ही पूरी तरह से अन्य वस्तुओं या सेवाओं की खरीद पर व्यय कर देते हैं, ठीक है। फिर हम देखेंगे इसमें फिशर के विनिमय के समीकरण का उपयोग किया गया है। MV = PY, ठीक है। वो क्या दर्शाता है, P क्या दर्शा रहा है बच्चों, यहाँ पर वस्तुओं व सेवाओं का कीमत स्तर। M दर्शा रहा है मुद्रा की मात्रा। V दर्शा रहा है मुद्रा का आय प्रचलन वेग, और Y दर्शा रहा है वास्तविक आय। क्लासिकल मॉडल में समग्र पूर्ति, एग्रीगेट सप्लाई, एक लंबवत सीधी रेखा के रूप में होती है।
कीमत में परिवर्तन से समग्र पूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मुद्रा की मात्रा के परिवर्तन सीधे व आनुपातिक रूप में केवल कीमत स्तर को प्रभावित करते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है यहाँ पर कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स के अनुसार जो समग्र पूर्ति वक्र है वो ब्याज की दर से कीमत स्तर से प्रभावित नहीं होता और वो बाहर से ऑटोमेटिकली दिया हुआ माना जाता है और एक वर्टिकल रेखा होती है, लंबवत वक्र होता है। ठीक है, तो जो मुद्रा के लिए मांग है बच्चों वो आपका कीमत स्तर को प्रभावित करती है और वो कैसे करती है, सीधा और आनुपातिक। मुद्रा की जो मात्रा है, द डिमांड फॉर मनी, द क्वांटिटी ऑफ मनी, ठीक है, वो क्या करेगी, परिवर्तन लाएगी सीधे व आनुपातिक रूप से कीमत स्तर पर। अब हम देखेंगे इसके 8 समीकरण, क्लासिकल मॉडल के 8 समीकरण थे, उनको हम देखेंगे। पहला हो गया समग्र उत्पादन फलन, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इसमें पूंजी को स्थिर रखकर श्रम की मात्रा को बढ़ाकर कुल उत्पत्ति पर प्रभाव देखा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, पूंजी स्थिर रहेगी लेकिन सिर्फ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ श्रम की मात्रा को बढ़ाकर टोटल आउटपुट, कुल उत्पत्ति पर प्रभाव देखा जाता है। उत्पत्ति हास नियम के लागू होने के कारण कुल उत्पत्ति की मात्रा श्रमिकों के बढ़ने पर घटती हुई दर से बढ़ती है। फिर हमने देखा लेबर डिमांड वाला इक्वेशन, नंबर 2 इक्वेशन, ठीक है, बहुत इजी। श्रम की मांग वास्तविक मजदूरी की दर पर निर्भर करती है। MPPL का वक्र श्रम की मांग का सूचक है। वास्तविक मजदूरी की दर बढ़ने पर श्रम की मांग घटती है और वास्तविक मजदूरी की दर घटने पर श्रम की मांग बढ़ती है। अतः वास्तविक मजदूरी की दर व श्रम की मांग में विपरीत संबंध है। थर्ड देखिए आप, श्रम की पूर्ति भी वास्तविक मजदूरी की दर पर ही निर्भर करती है और ये कैसे निर्भर करती है, पॉजिटिवली संबंधित है। फिर देखिए आप N = NL, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4th जो इक्वेशन है यहाँ पर, श्रम की मांग बराबर श्रम की पूर्ति पर वास्तविक मजदूरी का संतुलन निर्धारित होता है। ठीक है, जहाँ लेबर डिमांड लेबर सप्लाई से बराबर हो जाएगा वहाँ वास्तविक मजदूरी दर का निर्धारण होगा। फिर देखिए MV = PY, यहाँ मुद्रा की पूर्ति, MV क्या दर्शा रही है बच्चों, मुद्रा की पूर्ति बराबर PY मुद्रा की मांग की शर्त पूरी होती है। यहाँ M क्या है, मुद्रा की मात्रा है, V प्रचलन वेग है, P कीमत स्तर है तथा Y आय है। SS, अब ये ध्यान देने वाली बात है, क्लासिकल सिद्धांत में बचत की मात्रा ब्याज की दर पर निर्भर करती है। ब्याज की दर बढ़ने से बचत की मात्रा भी बढ़ती है, ब्याज की दर के घटने से बचत की मात्रा भी घटती है, अतः इन दोनों में सीधा संबंध होता है। तो सप्लाई = इन्वेस्टमेंट होना चाहिए यहाँ पर, या हम कहें सेविंग किसका फलन है, ब्याज की दर का। निवेश ऑपोजिट फलन है, विपरीत संबंध होता है ब्याज की दर और निवेश में। फिर 8th आप देखिए, बचत और निवेश का संतुलन कहाँ होगा और वहाँ पर किस चीज़ का निर्धारण किया जाएगा, इन दोनों में समानता ब्याज की दर के परिवर्तनों के माध्यम से स्थापित की जाती है। बचत और निवेश में जो समानता है वो ब्याज की दर के परिवर्तनों से स्थापित की जाएगी। फिर हम देखेंगे कंप्लीट क्लासिकल मॉडल को एक डायग्राम में। फर्स्ट डायग्राम में लेबर डिमांड लेबर सप्लाई है, सेकेंड डायग्राम में आपका मनी डिमांड, एग्रीगेट मनी के लिए डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई है जो कीमत स्तर को प्रभावित कर रही है। थर्ड डायग्राम में आपका समग्र उत्पादन फलन है और 4th में आपका एम्प्लॉयमेंट का फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, रोजगार का पूर्ण रोजगार स्तर। ठीक है, तो ये चारों डायग्राम को आपको एक्सप्लेन करना है, प्रॉपरली डायग्राम ड्रॉ करना है। और हम देखेंगे अगर कुछ चेंज हुआ इस डायग्राम में, जैसे कि सेकंड फिगर से जो चेंज आया है वो फर्स्ट फिगर पर क्या चेंज लाता है। इस प्रकार मुद्रा की पूर्ति के बढ़ने से, सपोज मुद्रा की पूर्ति बढ़ी, एग्रीगेट डिमांड में जो चेंज आया मुद्रा की पूर्ति के बढ़ने से नकद मजदूरी व कीमत स्तर में, नकद मजदूरी में भी आया, ठीक है, मजदूरी क्या हुई आपकी, वेज रेट, और कीमत स्तर में समान अनुपात में वृद्धि होगी, प्राइस में भी वृद्धि हुई है, लेकिन साथ में वास्तविक उत्पत्ति जो आपका रियल आउटपुट है और वास्तविक मजदूरी है वह रोजगार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, वास्तविक मजदूरी जो रियल वेज रेट है उस पर कोई चेंज नहीं आया है, जो चेंज आया था वो मॉनेटरी वेज रेट पर आया है बच्चों। पीछे डायग्राम देखिए आप, अब देखिए यहाँ पर जो चेंज आ रहा है वो प्राइस में आनुपातिक चेंज हो रहा है, वो P0 से बढ़कर P1 हो गया। कब, जब हमारी मुद्रा की पूर्ति बढ़ी, AD 0 से बढ़कर वो AD
या हम पीछे ले सकते हैं AD1 से घटकर जब AD2 हुआ। ओके, तो प्राइस में जो चेंज आएगा उसका प्रभाव मौद्रिक मजदूरी पर पड़ेगा, वास्तविक मजदूरी पर और रोजगार के स्तर पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर इसके आप कुछ आलोचनाएं हैं, और क्लासिकल मॉडल को आप 4 चेंजेस के अकॉर्डिंग भी पढ़ सकते हैं जो आपकी बुक में है, लेकिन अगर वो मास्टर्स लेवल के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ कंप्लीट क्लासिकल मॉडल विद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आप ज़रूर ड्रॉ कर लीजिएगा। ओके, फिर देखते हैं हम इसकी आलोचनाएं कुछ। अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन जो है, वो जो अंडर एम्प्लॉयमेंट का जो सिचुएशन है वो वास्तविक नहीं है। जो फुल एम्प्लॉयमेंट का जो सिचुएशन बोला गया है कि हमेशा पूर्ण रोजगार रहेगा, वो रियलिस्टिक नहीं है। फिर जो से का नियम है वो भी कंप्लीटली लागू नहीं होता है। जो भी उत्पादन होता है वो पूरा का पूरा ज़रूरी नहीं है कि उसकी मांग जनरेट हो। ओवर प्रोडक्शन इज पॉसिबल, अति उत्पादन की समस्या आती है, जो कि इसने लेटर ऑन अपने थ्योरीज में एक्सप्लेन की है। लॉन्ग रन एनालिसिस अनरियलिस्टिक है। शॉर्ट रन में तो चलो ठीक है, फ्लक्चुएशंस भी आए तो वो ठीक हो जाए, लेकिन ये इस थियरी ने बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया है दीर्घकाल के बारे में, तो वो भी इतना रियलिस्टिक नहीं है। स्टेट इंटरवेंशन इज एसेंशियल, लेजर स्फेयर इकोनॉमी मानना वास्तविक नहीं है। सरकारी हस्तक्षेप अनिवार्य है, जो कीन्स ने अपने आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट मॉडल में एक्सप्लेन किया है। मनी इज़ नॉट न्यूट्रल, और यहाँ पर मनी को सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में मानकर दर्शाया है, जो कि इतना करेक्ट नहीं है। और जो यहाँ पे फ्लक्चुएशंस आए थे बच्चों कीमत स्तर में और मौद्रिक मजदूरी की दर में, वो किसकी वजह से आए थे? मुद्रा की पूर्ति में जो चेंजेस आए हैं। तो आप इस क्लासिकल मॉडल को पूरा एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से पढ़ेंगे, और आप देखेंगे इसमें कि कुछ चेंजेस भी होते हैं। कभी लेबर डिमांड में चेंज हुआ, ठीक है, लेबर सप्लाई में चेंजेस वाला मॉडल भी देख लेना, और मुद्रा की पूर्ति वाला AD में चेंजेस वाला मॉडल मैंने आपको इस डायग्राम में एक्सप्लेन किया है। तो प्लीज़ गो थ्रू दिस क्लासिकल मॉडल वेरी वेरी deeply, because you will find a lot of questions in your exams regarding this topic. आपके परीक्षा के रूप में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके लिए आपको बहुत सारे प्रश्न भी पूछे जाएंगे सेकेंड ईयर के मैक्रो इकोनॉमिक्स पेपर में। प्रतिष्ठित मॉडल को पूरा तरीके से 8 समीकरण, श्रम बाजार, समग्र उत्पादन फलन, आपका समग्र पूर्ति और समग्र मांग, किसकी समग्र मांग? मुद्रा की। ये सारे चीज़ों को पढ़कर और इनमें चेंजेस के साथ और बचत और निवेश वाला डायग्राम भी साथ में पढ़ना है। आपके बुक में इसको पूरा एक्सप्लेन किया गया है। इस वीडियो को बार बार सुनकर, समझकर, मान्यताओं के साथ इस मॉडल को कम्प्लीटली पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम आपको किंजन मॉडल को एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस video.